लेकिन ये लोग जो ये खालिस्तान की मांग करते हैं, ये इस कोशिश में है कि ये किसी तरीके से ये अलग हो जाए, देश से भी अलग हो जाए और ये देश भी खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। कनाडा में ऐसे नालायक लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए, शुरू में रिफ्यूजी बन के आए थे, जो आदमी वहां से आता है रिफ्यूज लेता है। आप गुरु घर में आए हैं, आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत। जीत से आए, एक तरह से मेहमान की तरह हैं। हमारे नारनौल में जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कीर्तन बिड्डा जी, मेरे अजीज विनोद ध्याना जी, सभी मान के लोग, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, जब ये गुरुद्वारे की बात चली थी शुरू में, कुछ भाई मेरे पास आए थे तो मुझे कहने लगे हम गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। मैंने मना किया था, मैंने कहा जगह है थोड़ी सी और बड़ी जगह, यही कहा था ना मैंने कहा गुरुद्वारा ऐसा शानदार बनाओ, क्योंकि गुरुद्वारे रोज रोज नहीं बनते गुरुओं के द्वारा। और गुरुद्वारों में मैंने देखा है, पंजाब में भी और जगह भी, मैं बहुत जगह गया हूँ गुरुद्वारा, मेरी बहुत श्रद्धा है, क्योंकि गुरुओं का कर्ज कोई उतार सकता ही नहीं। और हिंदू समाज तो आज अगर जिंदा है तो गुरुओं की कुर्बानी से ही जिंदा है। गुरुओं की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, शुरू में टीचर हमारे गुरु जी थे अविनाशी लाल जी मल्होत्रा, जिन्होंने यहाँ क्रिकेट की शुरुआत की थी। बड़े नेक इंसान थे, दूर लेके गए थे वो दिल्ली में। शुरू में सबसे पहले हमारे को शीशगंज गुरुद्वारा में और वहां बिठा के हमारे को कुर्बानी बताई गुरु जी की, और फिर बाद में कड़ा प्रसाद खाया। और उसके बाद फिर दिल्ली में कहीं और हम गए थे। उसके बाद तो फिर मैं 2 बार तो हरमंदिर साहब गया हूँ, अमृतसर। और फिर मुझे कॉलेज डेज में मौका मिला, जब मैं ला करता था तो हम पटना साहब गए थे, वहां भी हम सबसे पहले गुरुद्वारा में गए थे। और उसके बाद मुझे एमएलए बनने के बाद मौका मिला, तो शायद आप लोगों में से बहुत कम ने देखा होगा, एक पत्थर साहिब गुरुद्वारा, आपने भी देखा होगा, शायद अभी गए नहीं, ये लेह लद्दाख में है। कभी आपको किसी को मौका मिले तो जरूर देख के आना। वहां हम गए भी और लगभग 1 घंटे के करीब वहां रहे। उसके बाद फिर ले में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दातुल साहिब। उस समय वहां कोई वृक्ष वगैरह नहीं उगते थे, ऐसी जमीन थी, तो गुरु नानक जी ने तपस्या की थी वहां। तो उसके बाद से वो पेड़ उगे थे जो आज भी इस समय है, वहां भी गए हम, वहां भी 1 घंटे के करीब रहे। और जो ये पत्थर साहिब बता रहा हूं मैं गुरुद्वारा, यहाँ तो जब ये गुरु जी तपस्या कर रहे थे तो किसी राक्षस ने ऊपर से पत्थर फेंका था उनको मारने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन उस पत्थर में उसका
उसी का पैर धस गया था। देखिए आप, मैं बहुत से लोग जब ये खालिस्तान की बात करते हैं मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत बार सोचता हूँ, देखो कोई ऐसा वक्त था, हम छोटे छोटे बच्चे थे, कोई सिख अगर आ जाता था कहीं बस में भी मिल जाता था। हमारे भी गुरु एक आए थे पंजाबी पढ़ाने के लिए, उस समय 8वीं तक पंजाबी कंपलसरी थी पंजाब के वक्त। तो एक बहुत ही प्यार और श्रद्धा होती थी। लेकिन ये लोग जो ये खालिस्तान की मांग करते हैं, ये इस कोशिश में है कि ये किसी तरीके से ये अलग हो जाए, देश से भी अलग हो जाए और ये देश भी खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है हिंदू सिख को कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदू सिख एक पिता के दो बेटे हैं। हमारा रोटी पे बेटी का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। रिश्ते नाते सब कुछ हर तरह से हम एक हैं। और जब हम सारे गुरुद्वारा, सारे गुरुओं की जब इतिहास पढ़ते हैं, कुर्बानी देखते हैं, तो अच्छा इंसान जो है वो बहुत ही श्रद्धा से देखता है गुरु। कितना ही कुछ कोशिश की, कोई राइट्स भी हुए, बदमाश लोगों ने बहुत बदमाशियां की, इनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अब भी बहुत लोग हैं, फंडिंग हो रही है कनाडा में, ऐसे नालायक लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है यहाँ के जो बसने वाले अच्छे इंसान हैं वो कभी भी ना इस देश से अलग हो सकते और ना आपस में हिंदू सिख बच सकते हैं। चंद गलत लोग हैं। तो और जहां तक सवाल है हमारे भाइयों का जो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए, शुरू में रिफ्यूजी बन के आए थे, जो आदमी वहां से आता है रिफ्यूज लेता है, तो इसलिए रिफ्यूजी कहते थे। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, खट्टर साहब का भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, उनको कभी कबूल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, उनका नाम भी श्रद्धा से इज्जत से नहीं लेते थे, बहुत बुरा शब्द इस्तेमाल करते थे। तो मैं जब देखता हूँ, बचपन से देखता था जिन कठिनाइयों से हमारे पंजाबी समाज ने यहाँ तरक्की की, इज्जत हासिल की, और पाकिस्तान से छोड़ के आए और जिस तरीके से जितनी कठिनाइयों में, जितने जुल्म सह के यहाँ अपना आपको खड़ा किया, कोई साधारण बात नहीं। यहाँ के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो सभ्य बनाने में भी पंजाबी समाज का बहुत बड़ा है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि ये लोग जो आज इस वक्त इस बीजेपी का भी मजाक उड़ाते हैं, कई लोग, अब इलेक्शन में भी बहुत लोगों ने कोशिश की बीजेपी ना बने। आप देखिए जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त क्या हालात थे। बहुत से लोग तो नौकरी में अप्लाई करना ही छोड़ गए। वो कहते थे जी ना तो हमारी सिफारिश, ना हमारे पास पैसा है, नौकरी कहाँ मिलेगी। कोई विदेश की सोचता था, कोई यहाँ से हरियाणा छोड़ के जाने की बात करता था। खट्टर साहब ने पहली बार एहसास कराया कि भाई मैं
को बिल्कुल बदल दूंगा। बदल दिया उन्होंने। गरीब घरों के बच्चे इनके पास कुछ भी नहीं है, घर बैठे जो सिपाही लगने के लिए भी सोचते थे कहां से सिफारिश लाऊंगा, कहां से धन लाऊंगा, अगर सिफारिश नहीं मिली तो उनके बच्चे डीएसपी लगे, इंस्पेक्टर बने, एचसीएस बने, वो लोग बने जिनके पास कुछ भी नहीं था। और वो लोग भी बने जो खट्टर साहब को पानी भी पी के सोचते थे, नफरत करते थे, नफरत करते। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत लगे। तो खट्टर साहब, जिन कठिनाइयों में खट्टर साहब ने भी बचपन गुजारा है, वो भी कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा को लेकिन खट्टर साहब बना के गए हैं, बहुत चीजें सुधार गए। आज जो हरियाणा है और 10 साल पहले का हरियाणा जो था, बहुत भारी अंतर है इस वक्त के हरियाणा में। और उसके बाद फिर जब ये नायब सैनी आए, कुछ टेक्निकल चीजें थी जो लोगों के समझ में नहीं आती थी। अनपढ़ आदमी की पोर्टल खोल दिया, ये आईडी, परिवार पहचान पत्र, उनके खिलाफ ऐसी धारणा, भावना, गलत फीलिंग पैदा करते थे। मेरे जैसे, मैं भी अनपढ़ जैसा ही हूँ। मैं भी सोचता था, कई बार कहता था खट्टर साहब ये पोर्टल मारेंगे आपने। लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची सोच थी, बहुत बड़ी सोच के इंसान थे। आज जो नायब सैनी ने जो आके फिर कमान संभाली है, वो जितना भी फाउंडेशन बनाई है वो सारी खट्टर साहब भी बनाई हुई है, जिस पे उन्होंने इस समय जीत हासिल की है। और राज वही अच्छा होता है जिसमें सबका सिर हो, सबका हक मिले, सबको ये लगे कि ये राजा तुम्हारा भी है, इस राज में तुम्हारा भी हिस्सा है। चंद लोग राज करें, कुछ ही लोग ये समझे हम हमारा ही बस हो और कोई हो ही ना, तो वो राज कभी अच्छा होता नहीं। और मोदी जी ने भी खट्टर साहब को भलाई चीफ मिनिस्ट्री किसी वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या ऐसी फीलिंग थी कि पता नहीं शायद कहीं ऐसा ना हो, सरकार ना बढ़े, लेकिन सेंटर में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। आज उनकी कुर्सी 5वीं छठी है सारे देश में। और जो ये हुकूमत बनी है, खट्टर साहब ने टिकट बांटने में पूरा योगदान किया है। आज हमारा जो समाज, आपका समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ था, जो बहुत ही मुसीबतों को फेस करते हुए बेचारे पहले तो रोटी के लाले थे, आज 12 एमएलए हैं अरोड़ा खत्रियों के, पंजाबी भाइयों के। ये सारा जो कमाल है आप लोगों की मेहनत का, आप लोगों के पुरुषार्थ का और आपकी सारी नेक नीति का ये रिजल्ट है इस समय। अब चलो, बात सिर्फ ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करनी चाहिए, पर इतना दूर कहूंगा, आज ये देश जो इस वक्त बना है, हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, वो पहली बार, क्योंकि मोदी जी के खट्टर साहब के बड़े अच्छे रिश्ते थे, साथ साथ रहे बहुत साल, तो जब मोदी जी ने और पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर जी को कमान संभाली थी, आज हरियाणा ने मोदी जी को भी बहुत बड़ी ताकत दी। और मोदी जी का बहुत लोग जो बुराई करते हैं, मोदी जी ने उनका भी बहुत भला किया है। मोदी जी ने पहली बार एहसास कराया ये हिंदुस्तान है भाई, पाकिस्तान नहीं है। बहुत लोग तो मंदिर बनने के भी खिलाफ थे उधर, वो कहते थे ये बाबरी मस्जिद थी यहाँ, 10 साल फैसला ही ना हो, कांग्रेसी भाई कहते थे। मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर बनाया, 370
मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक छुटवाया, देश का दुनिया में मान बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे। अमेरिका गए थे, उनकी पगड़ी उतरवा ली थी, तलाशी ली थी एयरपोर्ट पे, वो हिंदुस्तान का, उनकी तलाशी नहीं थी, वो तलाशी इस देश की थी। इस देश को बहुत कमजोर, बहुत ही गरीब देश, कमजोर देश, बहुत छोटा देश मानते थे अमेरिका जैसे बड़े। मोदी जी ने एहसास करा दिया कि ये देश हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। ये सारी दुनिया में जला दिया मोदी जी ने। और हमारी बहन बेटियों के लिए आज आप अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें एमएलए एमपी बनोगे, जाई। ये कमाल भी बीजेपी ने और मोदी जी ने किया है, इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था।